गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा की जाती है कि आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे। चलिए, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रारंभ करते हैं इस लेक्चर में। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट अपना ड्राइंग, और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 69। कौन सा है? 69 नंबर का ये लेक्चर है। इससे पूर्व वाले लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी किसके बारे में? परिप्रेक्ष्य, क्षयवृद्धि या पर्सपेक्टिव के बारे में अपन ने चर्चा की थी। परिप्रेक्ष्य का ही दूसरा अन्य नाम है क्षयवृद्धि, और इस परिप्रेक्ष्य को इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है? पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव। कल मैंने आपको परिप्रेक्ष्य या क्षयवृद्धि के बारे में बताया था कि परिप्रेक्ष्य अथवा क्षयवृद्धि वह वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके द्वारा द्विआयामी चित्र भूमि पर रूप आकृतियों यानी कि ड्राइंग, चित्र आदि के माध्यम से उसमें 3D इफेक्ट यानी कि उसमें त्रिआयाम का प्रभाव दिखा सकते हैं, उस आकृति को ठोस दिखा सकते हैं और प्रमाण युक्त उसे बनाया जा सकता है। और इस विधि में आकृति का कुछ भाग तो हमें दिखाई दे और कुछ भाग हमें दिखाई नहीं दे, तो वो क्या होता है? पर्सपेक्टिव का रूप धारण कर लेता है। तो सामान्य रूप से हमारी जो दृष्टि है वो प्रत्येक वस्तु को अंतराल में उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई तथा उसकी ऊंचाई या उसकी मोटाई या गहराई को यानी कि तीनों आयामों को क्या करती है? ग्रहण करती है। परंतु चित्र भूमि में मात्र दो ही आयाम होते हैं। कौन कौन से? लंबाई और चौड़ाई। जैसे कि ये बोर्ड आपको दिख रहा है, इस बोर्ड में कितने आयाम हैं? इस बोर्ड में दो आयाम है। कितने? दो आयाम। इसमें कितने आयाम हुए? दो आयाम हुए। इसको हिंदी में कहेंगे द्विआयामी। द्विआयामी यानी कि इसके कितने आयाम हुए? दो आयाम। दो आयाम कैसे हुए? एक तो अपन इसकी यहां से लेकर इस कोने से लेकर इस कोने तक इसकी क्या देख सकते हैं? इसकी चौड़ाई देख सकते हैं। उसके अलावा इस कोने से लेकर इस कोने तक इसकी ऊंचाई देख सकते हैं। कहने का मतलब ये बोर्ड हो गया, और इस बोर्ड में हम इसे इस प्रकार से नाप सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चौड़ाई को हम देख सकते हैं। जैसे कि माना जाए ये जो बोर्ड है ये कितना है? ये है जैसे मान लो 6 फीट है। कितना है? 6 फीट तो क्या है? चौड़ा है। और ऊंचा कितना है? 5 फीट मान लो। 5 फीट क्या है? ये ऊंचा है। तो इसकी जो साइज हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? 5 बाई 6 या 5 बाई 6 फीट में हो जाएगी। तो ये 6 बाई 5 फीट में। यदि अपन कोई दुकान पर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमें एक बोर्ड चाहिए पढ़ाने के लिए, तो वो पूछेगा कि भाई आपको किस साइज का बोर्ड चाहिए। अपन कह देंगे कि हमें 5 बाई 6 का या 6 बाई 5 फीट का बोर्ड चाहिए, तो वो अपन को ये बोर्ड दिखा देगा। यदि अपन कहेंगे हमें 2 बाई 2 का बोर्ड चाहिए, तो अब 2 बाई 2 में यानी उसकी लंबाई भी 2 फीट है और उसकी चौड़ाई भी 2 फीट है, तो ये 2 बाई 2 का बोर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस बोर्ड की हम दो आयाम देख सकते हैं, यानी कि इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये क्या हो गया? द्विआयामी हो गया। क्या हो गया? द्विआयामी। अब इस द्विआयामी धरातल पर यदि मैं कोई चित्र बनाऊं और उस पर शेडिंग के साथ में उसमें छाया प्रकाश का प्रभाव मैं यदि उसमें दर्शाता हूं, तो मैं उसे 3D इफेक्ट में दिखा सकता हूं, अर्थात उसमें त्रिआयाम के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे कि एक सिंपल बॉक्स आपको दिख रहा है और इसमें आप इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई को देख सकते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो ये हो गया द्विआयामी। क्या हो गया? द्विआयामी। यदि मैं इसी बॉक्स को इधर बनाकर और इसे 3D इफेक्ट में बनाऊं, इस प्रकार से इसे 3D इफेक्ट में दिखाया मैंने। अब बताइए
इसमें तो केवल ये वाली लंबाई चौड़ाई और ये वाली, ये दो ही दिख रही थी आपको। इसमें आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, दूसरे नंबर पे ये दिख रहा है और तीसरे नंबर पर ये दिख रहा है। अर्थात इसमें आपको 3 आयाम दिख रहे हैं। कितने आयाम? 3 आयाम दिख रहे हैं। 1 आयाम, 2 आयाम, 3 आयाम। आयाम का मतलब साइड मान लो, साइड या तरफ, यानी कि ये 3 तरफ से दिख रहा है और ये 2 तरफ से दिख रहा है। इसकी लंबाई चौड़ाई, इसमें लंबाई चौड़ाई भी है, इसकी मोटाई भी है। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिआयामी। क्या हो जाएगा? त्रिआयामी, यानी कि वह दृश्य या वह वस्तु जिसमें 3 आयाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे, अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई या मोटाई या फिर गहराई बोल दो, एक ही नाम है तीनों। तो ये 3 आयाम दिखाई दे तो वो क्या हो जाएगा? त्रिआयाम। क्या हो जाएगा? त्रिआयाम। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये हमें किसी भी धरातल पर द्विआयाम को त्रिआयाम के माध्यम से उसके जो प्रभाव है वो दिखाता है। जैसे कि आपके सामने कोई भी एक चित्र बनाया जाए, अब ये मान लो ये कोई चित्र है आपके सामने और ये है 2D में, यानी कि इसके कितने आयाम दिख रहे हैं? 2 आयाम दिख रहे हैं आपको, 2 आयाम, यानी कि इसकी ये लंबाई और इसकी ये चौड़ाई, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक इसकी चौड़ाई दिख रही है। यदि मैं छाया और प्रकाश के माध्यम से इसमें कुछ प्रभाव दिखा देता हूँ, अर्थात इसे छाया और प्रकाश के माध्यम से मैं चित्रित करता हूँ, तो ये कौन से इफेक्ट में हो जाएगा? ये हो जाएगा 3D इफेक्ट में। इसमें 3D इफेक्ट में हो जाएगा ये इस प्रकार से इसमें 3D इफेक्ट अपन ला सकते हैं। ये इस प्रकार का 3D इफेक्ट यानी त्रिप्रभाव हम इसमें दिखा सकते हैं, इसकी छाया और प्रकाश के माध्यम से। इस प्रकार से ये अपन को एक प्रकार से 3D में दिखेगा। किसमें दिखेगा? 3D में। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि इसमें वन साइड से ही हम छाया प्रकाश का प्रभाव दिखाएंगे। एक साइड से डार्क करेंगे और दूसरी साइड से इसे लाइट रखेंगे। क्या रखेंगे? लाइट रखेंगे। इस प्रकार का इस चित्र को हम त्रिआयाम के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो एक तरीके से इसमें भी क्या हुआ? एक पर्सपेक्टिव यानी कि इसकी क्षयवृत्ति या इसका परिप्रेक्ष्य कार्य किया।
इस प्रकार से। अब इस चित्र को देखने के लिए अपन अपनी जो आईज है इसको क्या करेंगे, हाफ क्लोज करेंगे, यानी कि ऐसे आधी मिचमिची आंखों से इसे देखेंगे तो इसका हमें छाया प्रकाश प्रभावित होगा, यानी कि इसका इस साइड से लाइट और इस साइड से डार्क। अब देखिए इधर से अपन ने डार्क किया इसको, तो डार्क किया और सपोज करो ये है सन और इधर से इसके ऊपर क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, तो ये वन साइड से तो लाइट हो जाएगा, दूसरी साइड से क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो जिस साइड से लाइट आ रही है उस साइड से तो चमकेगा ही, दूसरी साइड इसमें अंधेरा हो जाएगा, यानी कि थोड़ा गहरा दिखेगा। तो जिस साइड से लाइट यानी फोकस पड़ रहा है, इसके ऊपर उजाला पड़ रहा है, उसके अपोजिट साइड में उसकी शैडो बनती है, उसका छायांकन बनता है। तो इस थर्मस का इस साइड में क्या हो जाएगा, इसका शैडो बन जाएगा, यानी कि इसका छाया बन जाएगी इसकी। कहने का मतलब यह है कि अपन खड़े हैं या कोई पेड़ देख रहे हैं और इस साइड से यदि कोई सूरज का इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि इधर सूरज उग रहा है, तो सूरज की किरणें अपने इस साइड में पड़ेगी, इस वाले पार्ट पर, तो ये वाला पार्ट अपना चमकने लग जाएगा। लेकिन सूरज इधर है तो इधर वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा, अर्थात इधर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि जब सूरज अपने सिर के ऊपर यानी दोपहर के समय में अपने सिर के ऊपर है तो रोशनी कहाँ पड़ेगी सूर्य की, सबसे ज़्यादा अपने सिर के ऊपर और अपने कंधों के ऊपर, और अपनी जो शैडो है वो अपने जस्ट अपोजिट यानी कि पैरों में बनेगी। यदि सूर्य इस साइड में है, उसका फोकस अपने ऊपर पड़ रहा है प्रकाश, तो इधर प्रकाश पड़ेगा तो उसके अपोजिट साइड में उसकी शैडो बनेगी। आपने देखा होगा अपनी कभी कभी सुबह के समय में अपनी परछाई है वो काफ़ी लंबी तक अपनी छाया दिखाई देती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर जाएगा तो परछाई क्या होगी, छोटी हो जाएगी, और जब सूरज इस साइड में आ जाएगा तो अपनी शैडो यानी अपनी छाया भी उस साइड में बन जाएगी। रात्रि के समय में सपोज करो अपन ने एक साइड में या कहीं पर अपने टॉर्च जला के रख दी और उस टॉर्च के उजाले के सामने अपन जाएंगे, अपन उसके सामने सीधे खड़े हैं तो अपना जो सामने का पार्ट है ये पूरा ये चमकेगा, लेकिन पीछे की साइड में कोई भी प्रकाश नहीं दिखाई देगा। यदि अपन वापस ऐसे घूम जाएंगे तो ये वाले हिस्से में क्या होगा, प्रकाश आएगा और अपना आगे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, यानी कि गहरा हो जाएगा, छाया दिखेगी। तो इस प्रकार से अपन शैडो को, छाया प्रकाश को आदि को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन अब इसमें अपने शेडिंग दी तो ये कौन सा प्रभाव दिखा रहा है, त्रिआयामी प्रभाव। कौन सा, त्रिआयामी प्रभाव इसमें ऑटोमेटिक उत्पन्न हो गया। समझ में आ गया। इसके बाद में और अपनी चर्चा हुई थी कि इसके दो मात्र जिसमें हम लंबाई और इसकी चौड़ाई को देख सकते हैं, लेकिन इस चित्र तल पर किसी भी वस्तु के केवल दो ही आयाम प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अतः तीसरे आयाम के लिए, कौन से आयाम के लिए, तीसरे आयाम के लिए हमें भ्रम उत्पन्न करने के लिए जिसे विशिष्ट विधि का प्रयोग किया जाता है, और जो वो विशिष्ट विधि है वो परिप्रेक्ष प्रणाली होती है। कौन सी होती है, पर्सपेक्टिव सिस्टम होता है। कौन सा, पर्सपेक्टिव सिस्टम, उसका एक भ्रम पैदा किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव सिस्टम यानी परिप्रेक्ष्य प्रणाली का प्रयोग चित्र भूमि पर कब करते हैं, कोई भी वस्तु को जब हम अंकित करते हैं उसके आकार में हुए क्षय एवं वृद्धि तथा वातावरण में दूरी को दिखाने के लिए दृष्टि भ्रम का उपयोग करते हैं। जैसे कि आसमान एक निश्चित दूरी पर स्थित है, आसमान एक निश्चित दूरी पर स्थित है
और पृथ्वी अपनी स्थान पर है, लेकिन अपन देखेंगे कुछ दूर दृष्टि के माध्यम से, यानी कि दूर तक देखेंगे अपन तो आसमान और धरती आपस में मिलती हुई नजर आएगी। सपोज करेंगे कि अपन अपनी छत के ऊपर जाकर अपन आसमान की तरफ देखते हुए धरती को देखेंगे तो आगे जाके ऐसा लगता है कि ये थोड़ी बहुत यानी 5-7 किलोमीटर आगे जाके ये बादल और ये आसमान नीचे की तरफ उतर गया हो और धरती और आसमान दोनों एक जगह मिल गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण दिया था रेल की पटरी का, कि रेल की पटरी के बीच में अपन जैसे खड़े हैं, अपन देख रहे हैं उसकी चौड़ाई, लेकिन अपन आगे तक देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है आगे जाके वो रेल की पटरी ऐसे मिलती हुई सी नजर आएगी, आगे जाकर मिलती हुई नजर आएगी, या फिर दोनों पटरी एक जगह मिल जाएंगी, जबकि वास्तविक में ऐसा नहीं है। कलाकार इसे दिखाने के लिए दूर की वस्तु को क्या करता है, छोटा बनाता है और पास की वस्तु को बड़ा बनाता है और वास्तविकता का भ्रम उत्पन्न करता है। वास्तविकता का क्या करता है, भ्रम उत्पन्न किया जाता है। अब अपन चर्चा करेंगे कि परिप्रेक्ष्य का स्वरूप एवं वर्गीकरण, यानी परिप्रेक्ष्य का क्या स्वरूप है और इसका क्या वर्गीकरण है। परिप्रेक्ष्य का स्वरूप व वर्गीकरण, यानी पर्सपेक्टिव का क्या स्वरूप है और इसका क्या वर्गीकरण है। तो देखिए परिप्रेक्ष्य, जिसको इंग्लिश में पर्सपेक्टिव कहते हैं, ये लैटिन भाषा का शब्द है। परिप्रेक्ष्य कौन सी भाषा का शब्द है, ये जो परिप्रेक्ष्य है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है। परिप्रेक्ष्य कौन सी भाषा का शब्द हुआ, ये हुआ लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द है। लियोनार्डो दा विंची एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे, विदेशी चित्रकार है ये। तो लियोनार्डो दा विंची एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे। उन्होंने परिप्रेक्ष्य को द्विआयामी तल पर, यानी कि इसको कोई भी द्विआयामी तल हो, धरातल, उस तल पर यथार्थ अंकन का सफल माध्यम, यानी कि यथार्थ अंकन यानी कि जैसा दिख रहा है वैसे ही अंकन बनाकर उसके माध्यम से तथा संसार को देखने के लिए एक खिड़की की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी, एक खिड़की की संज्ञा दी थी। इस विधि के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से वस्तु के विभिन्न आयामों में क्या क्या किया जा सकता है, उसको निकट तक, यानी कि उसे निकटता यानी कि पास से, और उसका दूरत्व एवं उसका घनत्व आदि के बारे में हमें उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। परिप्रेक्ष्य का जो प्रयोग है वो चित्र रचना के लिए नहीं किया जाता, वरना उसमें क्या किया जाता है, उसमें उभार वाले मूर्ति शिल्प एवं उसमें रंगमंचीय दृश्य योजना में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कोई भी जैसे मूर्ति है, उस मूर्ति को अपन दूर से देखेंगे तो वो अपन को केवल एक स्टेचू यानी कि एक आकृति के रूप में दिखाई देगी। यदि उस मूर्ति को हम पास में जाकर देखेंगे तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गोलाई सब को अपन देख सकते हैं। उसे स्पर्श करके भी अपन उसकी गोलाई को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी द्विआयामी धरातल पर छाया प्रकाश के माध्यम से उसमें त्रिआयामी प्रभाव यदि हम दें तो एक प्रकार से पर्सपेक्टिव भी वहां पर कार्य करेगा। यह विधि ज्यामिति यानी कि ये एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि आयत है, त्रिभुज है, गोला है, शंकु है, इस प्रकार की आकृतियों को बनाकर भी उसमें हम छाया प्रकाश के माध्यम से पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं। परिप्रेक्ष्य को हम मध्य
प्रक्षेपण यानी कि जो परिप्रेक्ष्य है इसको हम सेंट्रल प्रोजेक्ट के रूप में भी दिखा सकते हैं। इसके मध्य परिप्रेक्ष्य में यानी कि जो इसका सेंट्रल यानी कोई भी चीज़ को हम बनाते हैं तो बनाने से पहले उसका जो मध्य बिंदु है उस वहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से हम कोई भी चित्र को दो भागों में से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक साधारण कप मैंने यहाँ बनाया और ये अपना पूरा पेज है। अब इसे इस तरीके से मैं दो भागों में डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा इसकी आकर भूमि। कौन सी भूमि? आकर भूमि। और ये हो जाएगी इसकी पृष्ठभूमि। कौन सी भूमि? पृष्ठभूमि। कौन सी? अग्र भूमि। यानी कि जो आगे की जो भूमि है इसको बोलेंगे अग्र भूमि और इसको बोलेंगे क्या? पृष्ठभूमि। यानी कि ये पीछे वाला हिस्सा है तो इसको बोलेंगे पृष्ठभूमि। तो अब इसमें अपन जैसे कि लाल रंग कर देते हैं तो इसके पीछे को हमें कोई अन्य कलर करना पड़ेगा। यानी कि एक में हम गर्म रंग का प्रयोग करेंगे, एक में हम शीतल रंग का प्रयोग करेंगे। यानी कि उष्ण रंग और शीतल रंगों के बारे में आपने 12th में पढ़ा होगा कि जो उष्ण रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे पीला, लाल और नारंगी। ये कौन से कलर हो गए? उष्ण रंग हो गए। उसके अलावा जैसे कि शीतल रंग है, शीतल रंग। अब शीतल रंग कौन कौन से हो गए? जैसे हरा, नीला। और हरे और नीले के प्रभाव से और जो कलर बनते हैं वो कौन से हो गए? शीतल रंग हो गए। तो इन अग्रभूमि और इस पृष्ठभूमि के माध्यम से भी हम किसी चित्र में उसके पर्सपेक्टिव को दिखा सकते हैं, उसके पृष्ठभूमि के रूप में विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी चित्र में हम उसकी रेखीय क्षयवृद्धि यानी कि उसकी लाइनर पर्सपेक्टिव के माध्यम से भी उसमें उसका प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि अपने कोई भी आकृति बनाई उसमें रेखाओं के माध्यम से उसमें क्षयवृद्धि दिखा सकते हैं। जैसे कि रेखीय क्षयवृद्धि की बात कर रहे हैं हम, रेखीय क्षयवृद्धि, रेखीय क्षयवृद्धि यानी कि रेखीय पर्सपेक्टिव, लाइनर पर्सपेक्टिव में इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? इस रेखीय क्षयवृद्धि के अंतर्गत रेखा के माध्यम से किसी भी वस्तु को व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी रेखा के माध्यम से किसी भी वस्तु को क्या किया जा सकता है? उसे व्यक्त किया जा सकता है जिसमें उस वस्तु के निकट व उसके दूरस्थ होने का प्रभाव हम उसमें दिखा सकते हैं। और उसमें हम यानी कि पीछे का हिस्सा थोड़ा छोटा, आगे का हिस्सा बड़ा करके यदि उसमें परिवर्तन करके भी हम उसे बनाए तो भी वो क्या पर्सपेक्टिव के हिसाब से एकदम एक्यूरेट यानी कि सही बन जाएगा। और उसमें क्या हो जाएगा? उसमें रूप क्षय उसमें प्रदर्शित हो जाएगा। यानी कि पीछे का पार्ट कम होते हुए भी हमें अपने आंखों के माध्यम से उसे एक भ्रम पैदा हो जाएगा और अपन उसमें उसका पर्सपेक्टिव समझ पाएंगे। उसके बाद में जैसे कि रेखीय क्षयवृद्धि में हम कोई भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में या फिर किसी भी शेप में बनाकर उसमें दिखा सकते हैं। या फिर इस प्रकार से हम बेलनाकार, आयताकार आदि कोई भी चीज को हम ले सकते हैं या फिर कोई भी शंकुनुमा हो सकती है। इस तरीके से अलग अलग शेप में बनाकर उसे हम पर्सपेक्टिव के रूप में दिखा सकते हैं या फिर कोई भी गोल सर्कल के माध्यम से भी। उसके बाद में जैसे कि वातावरणीय क्षयवृद्धि, पहला कौन सा? रेखीय क्षयवृद्धि। दूसरे नंबर पे आती है
वातावरणीय वातावरणीय क्षयवृद्धि, यानी कि वातावरणीय क्षयवृद्धि में कौन सा, जैसे प्रकाश को दिखाकर वायु को, दूरी को, उसमें छाया को दिखा दिया, प्रकाश को दिखा दिया, सनलाइट को दिखा दिया। इस तरीके से कलर को जो मिक्स करते हैं उसमें कहीं पर अपन ने लाइट कलर लगा दिया, कहीं पर डार्क कलर लगा दिया। सपोज करो अपन ने रेड कलर लगाया, लाल कलर, उस लाल कलर में कहीं सफ़ेद कलर मिक्स करके उसको पिंक जैसा लाइट बना दिया, और उसमें लाल कलर में अपन ने ब्लैक कलर बना के उसमें थोड़ा सा मैरून डार्क कलर बना दिया, तो वो कैसा हो गया, यानी कि प्रकाश से अंधेरे की तरफ, अर्थात लाइट टोन से डार्क टोन की ओर वो बन जाएगा। और क्षयवृद्धि के आधार पर वस्तु के जो आभास होते हैं, उस वस्तु का आभास को हम अंकन करके भी इसकी जो स्थितियां हैं उनको हम समझ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक चित्र बना हुआ है। अब देखिए, इसमें जो अंदर वाला ये पार्ट दिखाया गया है, इस पार्ट को देखिए पहले, उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो ये पार्ट है इसको, तो इससे एक दृष्टि भ्रम उत्पन्न हुआ, यानी कि यदि मैं इसमें शेडिंग कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मान लो कि ये कोई रास्ता है, ये बरामदा है। ये सबसे अच्छा उदाहरण कि आपने कोई एक बरामदा देखा, यानी कि एक लंबा सा बरामदा, या कोई कॉलेज या स्कूल का बरामदा देखा होगा आपने, तो जहाँ पर अपन खड़े हैं वो तो एक बड़ी साइज में दिखेगा, गेट, दरवाजे, उसके जो भी खिड़की, ये सब बड़ी, लेकिन उसको कंटिन्यू ऐसे देखेंगे आगे तक तो वो आगे जाके ऐसे छोटा नजर आएगा। तो उसी प्रकार से ये है कि ये जो गेट दिख रहा है, ये यहाँ पर ये पार्ट भी यदि वहीं जाकर इसे देखेंगे अपन तो वो भी इतना ही बड़ा नजर आएगा। कितना बड़ा? जितना बड़ा अपन खड़े हैं और जहाँ से देख रहे हैं तो वो भी इतनी साइज का दिखाई देगा, लेकिन ये दूर होने के कारण इसे छोटा दर्शाया गया है। दूर होने के कारण इसे छोटा दिखाया गया है और छोटा बनाकर इसमें एक तरीके से भ्रम पैदा किया गया है। क्या पैदा किया गया है? इसमें भ्रम पैदा किया गया है। उसके अनुसार जैसे कि अभी मैं यहाँ पर कोई वस्तु बनाऊं, ये मानो कि ये कोई चीज है, यानी रोल की हुई है, इसको आधा क्या हुआ है, लपेटा गया है और आधा इसको बिछाया गया है। अब इसमें जैसे इसमें छाया प्रकाश को ऐसे दिखाना हो, यानी वन साइड में इसमें छाया हो, यानी कि लाइट, और वन साइड में डार्क, तो इस प्रकार से इसे भी क्या दिखाया जा सकता है, इसको 3D इफेक्ट में दिखाया जा सकता है। इसको 3D इफेक्ट में, यानी कि द्वितलीय धरातल पर इसे त्रिआयामी के प्रभाव को उत्पन्न किया जा सकता है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, भ्रम हो गया। क्या हो गया? भ्रम हो गया। यदि किसी भी चित्र में इस प्रकार से कोई भी दृश्य बनाया जाए, अब इनको यथा स्थान बनाकर, यानी बीच में अपन स्पेस छोड़ दिया,
लेकिन इस पेड़ को इधर बनाया, घर को इधर बनाया, इस पे फूलों का पौधा है इसको इधर बनाया और ये खाली स्पेस, लेकिन ये क्या है, एक व्यवस्थित रूप से बना हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि खाली स्पेस होते हुए भी इसमें हम क्षय वृद्धि यानी इसका पर्सपेक्टिव हम समझ सकते हैं। इसके बाद में जैसे कि हमने बहुत सारी आकृति बनाई, इस प्रकार से, यानी कि एक गोला बनाया, उसके बाद में एक और गोला बनाया, फिर एक और गोला बनाया, तो अब इस गोले के ऊपर ये पारदर्शी नहीं है, इसलिए इस तरीके से, यानी कि ये जो गोला बनाया, इस गोले के बाद में ये जो गोला है ये अनकम्प्लीट दिख रहा है क्योंकि इसकी लाइंस यहाँ से अपन ने मिटा दी है, लेकिन अपन अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग, अपने भ्रम के अकॉर्डिंग इसको क्या कर लेंगे, ऐसे ऑटोमेटिक पूरा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एप्पल का चित्र बना रहा हूं, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से बनाया, यदि मैं इस चित्र में मैं इधर से ये वाला हिस्सा मिटा दूं और मैं आपसे कहूं कि इस चित्र को आप पूरा करो, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे, देखने के बाद में इसको इस तरीके से पूरा कर देंगे। इसका मतलब है आपको एप्पल का पहले से ज्ञान है और आप इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसे पूरा दिखा सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी पाइप बनानी हो, यानी अब उसका ये वाला पार्ट आपने ऐसे बनाया और ये दूर तक दिखाएंगे, तो इस तरीके से वो पाइप आपको दिखेगी। दोबारा देखेंगे कि दूर से आती हुई कोई पाइप इस प्रकार से छोटी हो जाएगी वो। अब यहाँ से तो ये इतनी बड़ी और इतनी गोलाई में यहाँ पे थोड़ी छोटी दिखेगी इस प्रकार से। तो ये आपके पर्सपेक्टिव के बारे में चर्चा हुई। आशा की जाती है कि जितना भी समझाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। इस पर्सपेक्टिव को हम छाया प्रकाश के माध्यम से, सहायक अंतराल के प्रयोग के माध्यम से, उसके अलावा निर्देशक रेखाओं के माध्यम से और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के माध्यम से इसे पास की वस्तु को बड़ी और दूर की वस्तु को छोटा दिखाकर पर्सपेक्टिव का हम महत्व समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।